हेलो फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। 26 जनवरी आप लोग सब लोग मना चुके हैं। 26 जनवरी को आपने एंजॉय किया है। क्या क्या यहाँ पे हुआ है वो भी आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। ठीक है, आज हम लोग जो है इसके पहले वाले क्लास में जस्ट हम लोगों ने वेक्टर को शुरू किया था और वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट हमने आपको बताया था। तो अभी अगर आप वीडियो को आप इसको पहला अगर आप इसका पार्ट देखे हुए हैं, ठीक है, आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करने के पहले प्लीज आप सब इसको एक बार लाइक कर दें, ओके। और जो स्टूडेंट्स नए नए हैं जो इसको अभी अभी इस वीडियो को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि ये बेनिफिट जो आपको मिल रहा है सिर्फ आपको ही नहीं, आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी मिले, आपके रिलेटिव को भी मिले, आपके गांव वाले को भी मिले, जो भी जहां कहीं भी हो उसका भी बेनिफिट अगर इसको मिले, तो प्लीज आप इस सब में उसको शेयर कर दें। आज हम लोग जैसे बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, और हमने आपको यह भी बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि हाउ कैन यू ऐड ए वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड करने का बेसिकली जो होता है, देयर आर टू लॉ, ओके। वेक्टर्स टू ऐड ए वेक्टर्स क्वांटिटी, देयर आर टू लॉ। वन इज द वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड अदर इज द पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, कि एक आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे अदर इज पैरेललोग्राम लॉ। तो अब आप देखोगे कि हमने ये सब डिस्क्राइब कर दिया था कि आप ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी at the same times are represented by the two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented by a third side whose sense is opposite to these vectors। और हमने आपको ये सब इसके पहले वाले वीडियो में हम इसको डिटेल में बताए हुए हैं। इसी तरह से हमने आपको पैरेललोग्राम भी लॉ बताया था कि कोई भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो टू वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, two vectors acting on a body at the same times are represented by two sides of a parallelogram, then their resultant is represented by its diagonal। कि इसके रिजल्टेंट को जो है हम लोग डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आज हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, ओके। हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स क्वांटिटी को, जैसे हमने बताया था कि कोई भी अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके, तो अगर हमने जैसे कहा था कि ट्रायंगल लॉ, ओके, तो ट्रायंगल लॉ में अगर दिस इज ए वेक्टर ए, ओके, दिस इज ए वेक्टर ए which is equal to OA, और जब हम ट्रायंगल लॉ को यूज करते हैं तो एक वेक्टर्स के टेल को दूसरे वेक्टर्स के हेड पे रखते हैं, तो दिस इज द वेक्टर बी, ओके। ये मेरे पास हो गया कि दिस इज द वेक्टर बी, और इसके टेल को इसके हेड से जब इसको ज्वाइन कर दोगे तो विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, and this is the resultant of the vectors, okay। so now today we have to find the magnitude of the vectors, कि जो vectors quantity है इस दोनों का रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा। हमने बताया था कि कभी भी आप क्या करो, दिस इज बी, यहां से आप इसको सी तक बढ़ाओ और ए से इसके ऊपर जस्ट आप परपेंडिकुलर,
ठीक है, हमने ड्रॉ किया BC परपेंडिकुलर OC, हमने A को C तक बढ़ाया और BC, तो अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि दोनों वेक्टर्स जहां से डाइवर्ज करती हैं, दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ओके, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC में, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं OBC अगर ले लेता हूं तो इसमें मैं यहां से लिख सकता हूं कि साइन थीटा, दिस कैन बी रिटन एज BC अपॉन AB, और साइन थीटा which is equal to BC upon B, therefore BC can be written as B sin theta. Okay, BC which is equal to B sin theta, and cos theta, we can write cos theta which is equal to AC upon AB, or we can write cos theta is equal to AC upon B, therefore AC is equal to B cos theta. Okay, this is AC is equal to B cos theta. So now AC is equal to B cos theta. Okay, now we can write OC. Okay, OC can be written as OA plus AC. Therefore, this can be written as A plus B cos theta. A plus B cos theta. Now, in right angle triangle OBC में, अब आप क्या करो, इस राइट एंगल ट्रायंगल OBC में अगर आप लोगे, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल OBC में अगर आप यहां से इसमें से लेकर के देखोगे तो तुम कह सकते हो कि दिस कैन बी रिटन एज OB स्क्वायर, इट मस्ट बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, और वी कैन राइट R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा स्क्वायर। ओके, R square is equal to A plus B cos theta whole square plus B sin theta whole square. Here we can write, this can be written as A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta plus B square sin square theta. Okay. Now, so therefore resultant can be written as R is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta under root. Okay, so this is the magnitude of the resultant. Okay, इस फॉर्मूला से जो है आप जो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लोगे। R is equal to A square plus B square. Now in vectors we have to find the magnitude as well as direction. कि आपको ये भी बताना है कि ये जो है दूसरे वेक्टर्स के साथ मैग्नीट्यूड इतना है और इसका डायरेक्शन क्या है, तो आपको इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से कह दूं कि इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ दिस, ओके, अगर रिजल्टेंट इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो अब मैं लिख सकता हूं कि tan अल्फा, ओके, दिस कैन बी रिटन एज BC
अपॉन OC। ओके, तो देयरफॉर tan अल्फा हम यहां से लिख सकते हैं B sin थीटा और ओपन में हो जाएगा A प्लस B cos थीटा। ओके, दिस कैन बी रिटन, हम यहां से लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, टू वेक्टर्स व्हेन दे आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइन होते हैं तो आप उसका रिजल्टेंट अगर फाइंड करोगे तो हो जाएगा R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इससे लेकर के अब जैसे देखो, अब इसमें अगर कोई भी अगर दो वेक्टर्स अगर गिवन होगा, हमने जैसे बताया था जनरली आप लोग इसमें जो है गलती आप लोगों से हो जाती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल केस लेंगे, ठीक है। सपोज करो हियर देयर इज ए स्पेशल केस। स्पेशल केस अगर मैं ले लूं, स्पेशल केस, ठीक है ना। केस फर्स्ट अगर मैं कहूंगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या होगा, बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब होगा कि जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो थीटा इज इक्वल टू 0, तो कभी भी याद रखिएगा कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। कोई भी अगर दो वेक्टर्स होंगे तो उस दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा ये आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। आज आर यू गेटिंग कि जब कोई भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तब इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। दक्षिता ओके है। चल, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो मैक्सिमम मेरे पास हो जाएगा विच इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस 0 डिग्री अंडर रूट। ओके, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो आपके पास यहां से ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा ये मेरा मैक्सिमम हो जाएगा विच इज इक्वल टू A प्लस B। तो जब कभी भी दो वेक्टर्स क्वांटिटी है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तब हम लोग कहेंगे कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कि ये रिजल्टेंट इसका मैक्सिमम हो गया। यही अगर हम ले करके देखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कहने का मतलब क्या होगा, जैसे ये 0 डिग्री था तो आप क्या करते हो कि जब वेक्टर एडिशन करते हो तो एक के टेल पे, हेड पे दूसरे के टेल को रखते हो, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो दिस इज द रिजल्टेंट A प्लस बी हो गया विच इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर बी। तो ये मैक्सिमम हो गया। जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कहने का मतलब ये होगा कि मेरे पास R की जो वैल्यू हो जाएगी, हम यहां से लिख सकते हैं कि R विच इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस 180 डिग्री अंडर रूट। मेरे पास यहां से हो जाएगा कॉस 180 डिग्री अंडर रूट। तो जैसे देखो ये वेक्टर अगर मेरा A हो गया, ठीक है, दूसरे को टेल को अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो दिस इज वेक्टर B हो गया। तो अब हम यहां से कहेंगे कि दिस इज द रिजल्टेंट, ये आपका हो जाएगा विच इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा एंड विच इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो कभी भी याद रखना कि जब दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब इनका रिजल्टेंट मिनिमम होता है एंड विच इज इक्वल टू A माइनस बी।
तो ये आप दिमाग में रख लो कि जैसे सपोज करो कि मैक्सिमम कितना होगा इनका जब सेम डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट कितना होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, इसी के बीच में इनका कोई भी जो है ना, आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा ये आपका लाई करेगा। अब देखो, अगर मैं यहां से कह दूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर मेरे पास यहां से हो जाता है और मैं कह दूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा इसका मतलब ये होगा कि cos 90 जीरो होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्टेंट हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर। मैंने कभी भी अगर दो वेक्टर्स अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इनका रिजल्टेंट आप सिंपली लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे देखो, अगर मेरे पास यहां से एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर से अगर बी हो गया, तो एक वेक्टर ए दूसरा अगर वेक्टर बी हो गया, इसका रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज आर हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए ये काफी बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप लोग प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, और इसमें काफी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आते हैं, वो सब क्वेश्चन हम लोग यहां से इसको देख रहे हैं। अब जैसे देखो, कभी भी अगर एक स्कूल का तो काम आपका यहां से चल जाएगा, लेकिन जब नीट में और जेई मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा वहां पे कंसंट्रेट होना पड़ेगा। जितने सारे भी पॉसिबल केसेस होते हैं उस सब पॉसिबल केसेस को आप कंसीडर करोगे, आप टोटल पॉसिबल केसेस को लेकर के तब आप एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। नहीं तो अगर आपने एक ले लिया, दूसरा आपने ले लिया, तीसरा आपने छोड़ दिया, तो वो जो फाइनली जो हो सकता है कि उसके छोड़ने की वजह से आपका ऑप्शन गलत कर सकते हो, आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं कह दूं एक क्वेश्चन लिखो, देखिए सब लोग कि मेरे पास यहां से गिवन है, फर्स्ट में है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, एंड सेकेंड में दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इट मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। आपके पास इसमें से दे देगा कि विच वन इज करेक्ट, आपके यहां से कह देगा विच वन इज करेक्ट। इसमें से दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है? ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है, थर्ड दे देगा बोथ करेक्ट, और चौथा दे देगा कांट से। देखो, चौथा आपके पास हो जाएगा यहां से कि कांट से, इसमें से कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाँ, तो यस, बताइए बच्चों, विच वन इज पॉसिबल? हाँ, चलिए ठीक है, रंजन ने कहा सेकेंड पॉसिबल, बहुत अच्छी बात है। आकिब ने कहा सेकेंड पॉसिबल, बहुत अच्छी बात है। यस, शैली सेकेंड पॉसिबल,
मनोरंजन फर्स्ट पर्सन। देखिए आप लोग सब जो है फर्स्ट और सेकंड पे आप लोग ये ऐसा करता हूं कि मैं 50-50 करता हूं। आप लोग जानते हैं 50-50 में क्या होता है? 50-50 में होता है कि 2 गलत आंसर आपका क्या हो जाएगा, कट जाता है। उसके बाद कोई 2 बचता है, उसमें से एक आपका करेक्ट आंसर होता है। तो जैसे देखो अगर मैं यहां से 50-50 कर दूं, ठीक है, आप लोग बताइए किस 2 गलत आंसर को काट दूं। देखो मैं अगर यहां से कह दूं, ठीक है, मैं 2 गलत आंसर काट रहा हूं। देखिए गलत आंसर काटने के बाद आप लोग चुप हो जाते हैं। मैंने 2 गलत आंसर काट दिया, ये क्या हो गया? देखो तो आप लोग जो कंसीडर कर रहे थे, जो बेसिक आप देख रहे थे, उसमें से आपने एक कंडीशन नहीं देखा। ठीक है, कल हमने जब टाइप में बताया था कि देखो 2 क्वांटिटी का सम और डिफरेंस तो खैर नहीं होगा, बट हो सकता है। कब होगा? जैसे देखो हम लोग कहेंगे कि इसका आंसर है बोथ करेक्ट। बोथ करेक्ट क्यों होगा? कि ठीक है, जब ए और बी के ऊपर अगर कोई कंडीशन नहीं है, ए एंड बी के ऊपर जब कोई भी कंडीशन नहीं है, तब हम लोग यहां से कहेंगे कि ये मेरा दोनों पॉसिबल है, बिकॉज बी में बी ए नल वेक्टर। बी अगर मेरा नल वेक्टर हो गया, तो बी जब नल वेक्टर हो गया तो ए प्लस बी कहो या ए माइनस बी कहो, क्या है? सेम होगा। इसलिए इफ नो कंडीशन ऑन ए एंड बी, देन योर आंसर विल बी बोथ। ठीक है, हम कहेंगे कि ये आंसर मेरा बोथ होगा। अब इसी में अगर कह देगा कि इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, आपके पास यहां से कह सकता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो है। अब क्या होगा? तो ये देखो, अब अगर ए एंड बी अगर मेरा नॉन जीरो हो जाता है, ए एंड बी अगर मेरा नॉन जीरो वेक्टर हो गया, तब क्या होगा? अब हम लोग कहेंगे कि तब हम इसको देखते हैं। फर्स्ट तो खैर पॉसिबल नहीं है। अब इसके केस में हम लोग कहेंगे कि मेरा सेकेंड पॉसिबल होगा। सेकेंड पॉसिबल कैसा होगा? बिकॉज कि यहां पे मैग्नीट्यूड दे रखा है। ठीक है, यहां पे आपका मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो जब यहां पे ये मैग्नीट्यूड अब तुम लिख रहे हो, तो मैग्नीट्यूड आपको मालूम है कि 2 वेक्टर्स अगर गिवन होंगे तो आप यहां से लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, इट मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर रूट। ये हमने दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अब मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इट मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, तो अब मेरे पास यहां से आ जाएगा कि 4ab cos थीटा दिस इज इक्वल टू 0। बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप इसके बारे में कंफर्म हो कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। आप इसके बारे में कंफर्म है कि ए बी नॉट इक्वल टू 0। तो जब 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक अगर 0 है तो नहीं, तो दूसरा नहीं होगा, या हो सकता है कि दोनों 0 होगा। तो इसके बारे में मैं कंफर्म हूं कि a और b दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मींस इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर्स अगर
एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो टू वेक्टर्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब कहोगे आप उसका सम करोगे, ए प्लस बी करोगे या ए माइनस बी करोगे, दोनों केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा ये आपका सेम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब जैसे देखो और भी इसमें छोटे छोटे ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपको इसमें हम पूछते हैं, अभी आप लोग इसका आंसर दो। ठीक है इसको मिटाएं, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। जैसे देखो अगर तुम इसको डायग्राम से समझना चाहते हो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जैसे देखो अगर मेरे पास एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर अगर मेरे पास यहां से बी हो गया, तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे चला गया विच इज इक्वल टू आर। इसी तरह से अब इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो अब इसका रिजल्टेंट हम लोग करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू आर विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आप उसका सम करो या आप उसका डिफरेंस करो, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा आपका सेम होगा। ठीक है, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। जैसे देखिए अगर मैं आपसे यहां से कह दूं कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, यस फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, find the magnitude of resultant of vector shown in figure। ठीक है, तो फिगर में शोन है, जैसे मेरे पास यहां से गिवन है दिस वेक्टर, ओके, दिस एंगल दिस। Yes, calculate the resultant of these two vectors. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 37, सेकेंड ऑप्शन 27, फोर्थ ऑप्शन 13, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दिस। यहां पे आपके पास गिवन है, सॉल्व करो बच्चों, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ बताइए कितना है, वैल्यू पुट करो, देखो कितना आ रहा है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने बताया है, सॉल्व कीजिए जल्दी, इत्मीनान से करो, जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, पेशेंस से लेकर के कीजिए, स्पीड लाइए, अभी धीरे धीरे करें, यू आर लर्नर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग के पास टाइम है। चलिए एक ऑप्शन आ गया, ठीक है सही है, आपने 37, हाँ दूसरा ऑप्शन भी आ गया, देखिए 37, ठीक है। आप बताइए मनोरंजन सर 37, ठीक है, मैक्सिमम सबका 37 आ रहा है, ठीक है अच्छी बात है। देखिए इसमें आप लोग गलती कहां कर रहे हो, मैं आपको बताया था इसके पहले वाले क्लास में जस्ट कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन इजी आ जाता है, कोई क्वेश्चन अगर आसान हो जाता है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि देयर इज समथिंग स्पेशल, या तो उसमें समथिंग स्पेशल है, और अगर वो उतना आसान रियल में है तो उस क्वेश्चन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिलेक्शन पे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सब कोई सॉल्व करेगा। जैसे देखो अगर मैं इसमें से कहूं तो आप बताइए कि इसके बीच का एंगल कितना है सार्थक, 60 डिग्री। चलिए
आप बताइए मनोरंजन, शैली, निकात। देखिए इसके पहले कहां पे आप लोगों ने गलती की है ये सोचो। इसके पहले वाले क्लास में जस्ट हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर वेक्टर्स के बीच को एंगल को लोग, अभी गौर से देखो, अब देखिए अब सबके चेहरे पे आ गई, क्या गलती की है सबको समझ में आ गया। जल्दी जल्दी के चलने में आप लोग ध्यान नहीं दिए। हमने कहा था ना कि देखो जहां से दो वेक्टर्स डाइवर्ज करेंगे दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे एक आ रही है दूसरी जा रही है, तो हमने कहा था कि आप इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाओ। तो जब इसको बढ़ाओगे तो एक्चुअल में एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखिएगा तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 120 डिग्री अंडर रूट। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 12 इंटू -1/2। इससे ये कट जाएगा, तो 9 प्लस 16 माइनस 12, ओके, तो विच इज इक्वल टू 13 न्यूटन। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि आंसर मेरा यहां से ये हो जाएगा √13। ठीक है, तो ये आपका हो गया √13 न्यूटन। तो इस तरह से आप छोटी छोटी गलती आप कर दोगे। आप इसको याद रखिएगा कि कभी भी अगर आंसर निकालने के लिए आएगा तो आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ होगा आप इसको लिख सकते हैं। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, मिटा दूं इसको। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन फर्स्ट कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स या रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 5 न्यूटन and 3 Newton may be. Resultant of two forces 5 Newton and 3 Newton may be. ऑप्शन में दिया हुआ है 9 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है 6 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1.5 न्यूटन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डाटा नॉट सफिशिएंट। बोलिए, हाँ डाटा नॉट सफिशिएंट। चलिए बताइए लोग, जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका। डाटा नॉट सफिशिएंट, ठीक है, डाटा नॉट सफिशिएंट। मेजोरिटी डाटा नॉट सफिशिएंट का है, ठीक है। हाँ रघुमनी 6 न्यूटन, चलिए अच्छी बात है। देखिए 6 न्यूटन आ गया, एक सब डाटा न्यूटन, एक बंदा जो है रघुमनी ये इसको कह रहे हैं कि दिस इज 6 न्यूटन। क्या किया जाए बताइए, 50-50 या लॉक कर दिया जाए। अगर मैं इसको 50-50 करता हूं तो जैसे देखो दो गलत आंसर मैं मिटा देता हूं। दो गलत आंसर मैंने मिटा दिया। यहां पे आप देखोगे कि इसमें ये छुपा हुआ है इसका मे बी कहने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है। मे बी कहने का मतलब ये हुआ कि इस दोनों का रिजल्टेंट कितना हो सकता है। अगर इज होता
R होता तब आपका आंसर सही था, डाल्टन और सफी में हो सकता है, ये पूछ रहा हूं। तो अब आपको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ा। अगर आप टेक्नोक्रेट बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इसको टेक्निकली सोचना होगा। टेक्निकल मे बी, याद रखो मे बी। तो हमने कहा था कि दो वेक्टर्स अगर होंगे तो दो वेक्टर्स क्वांटिटी का मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा था कि जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों वेक्टर्स जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तब इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। तो अब आप कह सकते हो कि 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन है, तो इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, 8 न्यूटन, यानी 9 तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मिनिमम कितना होगा, तो a माइनस बी होता है, तब इसका मिनिमम अगर हम लोग कहेंगे तो मिनिमम इसका हो जाएगा 2 न्यूटन, यानी 1.5 तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम इसका 8 न्यूटन, मिनिमम इसका 2 न्यूटन हो गया। कहने का मतलब ये होगा कि 2 एंड 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 2 एंड 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में 6 है, तो देयरफॉर 6 इज द करेक्ट आंसर। अगर यही मेरे पास दिया रहता 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड ऑल ऑफ दिस, तब क्या लिखते हैं आंसर, तो हम कहते हैं कि आंसर होता है मेरा ऑल ऑफ दिस। ओके, अगर मैं इसको ये कह देता क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो अब इसका हम आंसर लिखते ऑल ऑफ दिस। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट है, आप इस कंसेप्ट को याद रखोगे, और जब इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो देखिएगा कि आप क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, आपका हो भी जाएगा। तो दिस इज द वेरी मीन्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि दो वेक्टर्स का सम कभी भी मैक्सिमम कब होगा, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मिनिमम कब होगा, जब वो दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब जैसे देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स है, ओके, देयर आर 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर्स है मेरे पास 5 न्यूटन का, दूसरा भी है मेरे पास 5 न्यूटन का। इज इट पॉसिबल कि इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन हो जाए? इज इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन हो जाए? यस, पॉसिबल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल है। चलिए एक्सप्लेन कीजिए आप, मनोरंजन। हाँ, एकदम आपका सॉल्व एग्जैक्टली सही है, आपने ठीक सोचा। आपने कहा कि सर अभी आपने बताया है कि दो वेक्टर्स क्वांटिटी का मैक्सिमम a प्लस बी हो सकता है, तो मैं कहूंगा इसका 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन का दोनों का रिजल्टेंट 10 हो सकता है। मिनिमम कितना होगा कि जब हम लोग माइनस कर देते हैं तो माइनस कर देंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा इनका 0। तो 10 और 0 के बीच में तो 5 आता ही है, तो देयरफॉर हमने कहा कि ये पॉसिबल, और आप लोगों ने एकदम सही कहा है, सही आंसर था आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जब अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। चलो अब निकालो, अगर 5 न्यूटन का रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन हो जाता है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, जल्दी से निकालिए। यस, हाँ, कितना आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, सही बात है, एग्जैक्टली सही है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ सही है,
थीटा इज इक्वल टू 1। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिंपली इसमें क्या करो ना, जैसे अगर ये गिवन है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कि 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, एक 5 से एक 5 ये कट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू कॉस थीटा। ये 25 से 25 कट जाएगा, तो आपके पास यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 120। जैसे देखो, अब तो हमने कह दिया, मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव कर दिया कि इसके बीच का एंगल आ गया, यानी एक वेक्टर आपका ये हो गया, दिस इज वेक्टर है। आपने क्या किया था कि एक के टेल पे दूसरे को हेड को रखते हो, तो आपके पास यहां से ये हो गया, दिस इज वेक्टर। इसके दोनों के बीच का एंगल हो गया 120 डिग्री, तो हमने यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज द आर। ओके, आप ऐसे कह सकते हो कि ये दो वेक्टर्स हैं, हमने इसको रखा तो इनका रिजल्टेंट 120 डिग्री आ गया। ठीक है यहां तक। अब जैसे देखो, कभी कभी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, राइट डाउन द क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दे देता है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ द मैक्सिमम एंड minimum resultant of two forces are 6 Newton and 4 Newton respectively. Find their resultant. When they are acting at angle 60 degree. Okay, the maximum and minimum resultant of two forces are 6 Newton and 4 Newton. Find their resultant when they are acting. तो जैसे देखो, अगर मैं यहां से कह लूं कि एक वेक्टर मेरे पास यहां से A हो गया और दूसरा वेक्टर B हो गया, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, तो अगर हमको इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना है तो विच इज इक्वल टू, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो A प्लस बी इज इक्वल टू 6, A माइनस बी इज इक्वल टू 4। इस दोनों इक्वेशन को ऐड करो, B भी कट जाएगा, तो 2A इज इक्वल टू 10, देयरफॉर A इज इक्वल टू 5। तो A की वैल्यू मेरे पास 5 न्यूटन आ गई, A की वैल्यू यहां पे रख देंगे तो B हो जाएगा 1 न्यूटन। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट R, विच इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस 60 डिग्री अंडर रूट। अब आप यहां पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1/2 अंडर रूट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 36 प्लस 16 प्लस 24 अंडर रूट 76। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड करने के लिए सीखा। प्लीज
अभी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपने इसको एंजॉय किया, तो प्लीज आप इसको लाइक कर दें। जो लोग अभी जिसको पहली बार इसको देख रहे हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त को फायदा हो, आपके भाई सबको फायदा हो, आपको रिलेटिव को फायदा हो, आपके जो जानने वाले गांव में रहते हैं उनको फायदा हो, तो प्लीज आप इसको शेयर कर दें। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे और फिर कुछ नई नई बातें होगी, कुछ हम लोग नया चैप्टर सीखेंगे और इससे रिलेटेड आपको बता देंगे। आज तक के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।